हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स पेपर के जो May 21 में स्टूडेंट्स अपियर होने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। अब बेटा अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं तो मेरी वेबसाइट www.icaleague.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड May 21 के लिए अपडेटेड अमेंडेड कोर्स अवेलेबल है, उसकी डिटेल्स भी बेटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने अमेंडमेंट के फर्स्ट लेक्चर में भी सारी डिटेल्स बताई है, नहीं तो आप इन नंबर पे पिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। और बेटा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। अभी काफी सारे वीडियोस एग्जाम रिलेटेड यहाँ पे May 21 के लिए भी मैं अपडेट करूंगी, तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगा। अब बेटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चैप्टर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली रूल 8, रूल 9, रूल 25 बेटा वहां पे कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। यहाँ पे कुछ आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड आया है। आधार का ऑथेंटिकेशन आया, क्यों आया बेटा? बहुत फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेट करके गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन देने शुरू किए हैं। अब ये आपको याद हो तो हमने कुछ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन का ये दो चार्ट्स पढ़े थे क्लास में, ठीक है। तो ये चार्ट में पूरी प्रोसीजर में अमेंडमेंट नहीं है, खाली आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स में कुछ अमेंडमेंट है, वो मैं आपको बताते जाऊंगी, बट हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस ही साथ में डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। रिवीजन ही होगा हमारा। आपको आप में से काफी सारे लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली पोर्टल पे किया होगा www.gst.gov.in, वहां पे हम जाते हैं। कौन जाता है? एवरी पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जिसकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी है सेक्शन 22 के हिसाब से या सेक्शन 24 के हिसाब से, कि भाई यहाँ पे आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली, या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉलो गए, या तो आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है। ये सारे लोग क्या करेंगे भाई साहब? कॉमन पोर्टल पे जाएंगे, क्यों? रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सो एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड द पर्सन सीकिंग वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन shall before applying for registration declare his PAN number, mobile number, email address, state, union territory in part A of GST REG 01 on the common portal। जीएसटी के कॉमन पोर्टल में जाएंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन जीएसटी REG 01 जो फॉर्म है उसमें आप क्या डालोगे? आपका पैन नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर पैन नंबर आपका वैलिडेट होता है कहां से? कॉमन पोर्टल वैलिडेट करता है ऑनलाइन सीबीडीटी के डेटाबेस से, ठीक है। आपने सीबीडीटी के डेटाबेस में ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स में पैन दिया हुआ है, तो वहां से आपका क्या होगा बेटा? यहाँ से पैन नंबर वैलिडेट होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है उस पर ओटीपी आएंगे और वो वैलिडेट। तो ये तीनों चीजें आपकी यहाँ पे क्या हो गई बेटा? यहाँ पे आपका पैन नंबर वैलिडेट हो गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका वेरीफाई हो गया, कोई चेंज नहीं यहाँ तक के। देन टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड and communicated to applicant to the validated mobile number and email address। फिर आपके लिए बेटा एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है। टीआरएन मतलब टेम्पररी रेफरेंस नंबर बोलते हैं उसे। टीआरएन नंबर जनरेट होता है बेटा, और वो कम्युनिकेट किया जाता है किस किस को? एप्लीकेंट को, और यहाँ पे एप्लीकेंट को किया जाता है मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे टीआरएन नंबर कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर वो टीआरएन नंबर को बेटा यूज करेगा, एप्लीकेंट यूज करेगा और आगे का फॉर्म जो पार्ट बी है बेटा वो फिल करेगा, ठीक है। सो यूजिंग टीआरएन एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट द कॉमन पोर्टल। सो यहाँ पे एप्लीकेंट क्या करेगा बेटा? टीआरएन यूज करेगा और उससे आगे की एप्लीकेशन जो भी डिटेल्स है वो फिल करेगा, ठीक है। Where an applicant other than a person notified under 25(6)(d) opts for authentication of Aadhaar number। अब बेटा ये अमेंडमेंट है क्या? कि भाई जो पर्सन where a applicant other than a person notified under 25(6)(d) opts for authentication of Aadhaar number, he shall while submitting the application under Subrule 4 with effect from 21st August undergo authentication of Aadhaar number। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी बेटा? जिस दिन आपने डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अब क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई जो भी लोग यहाँ पे ऑप्ट करते हैं, जो भी एप्लीकेंट, बेटा वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो जिन्होंने भी ऑप्ट किया कि हाँ हम आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, उनके लिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, जिस दिन वो एक्चुअली ऑथेंटिकेट करते हैं उनका आधार नंबर बेटा यहाँ पे ओटीपी के थ्रू, या
यहाँ पे 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं के 15 दिन के अंदर अंदर विचएवर इज अर्लियर। ये क्या है? डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। किसके लिए? जिसने ऑप्ट किया कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना, जिसने ऑप्ट किया कि उसने आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उसकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी? या तो जिस दिन वो एक्चुअली आधार ऑथेंटिकेशन करता है, कुछ भी नहीं ओटीपी से ऑथेंटिकेट करना है उसको, फर्स्ट चीज, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन वो सबमिट करता है एप्लीकेशन, उसके 15 दिन के अंदर विचेवर इज अर्लियर। तो बेटा आपको मेल आता है एक्चुअली आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, एक यहाँ पे जो लिंक रहेगी आप उस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे मेल आएगा वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। आप क्या करोगे? यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करोगे, आधार ऑथेंटिकेशन करोगे बेटा, और वो जो रहती है वो कितने दिन के लिए वैलिड रहती है? वो 15 दिन के लिए वैलिडेट रहती है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना रहता है। तो अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वैसे भी आपकी क्या मान ली जाएगी? यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट तो हो ही जाएगी, जिन्होंने ऑप्ट किया है, जिन्होंने ऑप्ट किया है। सो जिस आपका डेट, ये अमेंडमेंट जो आया है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला है कि जिसने ऑप्ट किया है कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन करना है, तो उसका क्या रहेगा बेटा? डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा? डेट ऑफ जिस दिन वो ऑथेंटिकेशन करता है आधार नंबर का, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो भी विचएवर इज अर्लियर। अब इसके बाद क्या होगा? जैसी एप्लीकेशन, अब क्या हुआ? एप्लीकेशन आपकी चली गई, एक्नॉलेजमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। एक एक्नॉलेजमेंट आएगा आपको डिपार्टमेंट के साइड से कि हाँ भाई आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। Casual taxable person applying for registration gets a TRN for making advance deposit of tax in his electronic cash ledger and an acknowledgement is issued after the said deposit. ये हमने पढ़ा था बेटा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या करेगा बेटा? वो टीआरएन यूज करके एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स वो कर सकता है और फिर उसको उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उस डिपॉजिट करने के बाद। अब आपने तो एप्लीकेशन भर दी, अब एप्लीकेशन के साथ क्या होगा? एप्लीकेशन आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। प्रॉपर ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन गई, ऑफिसर क्या करेगा? एग्जामिन करेगा आपकी एप्लीकेशन, एग्जामिन करेगा आपकी एप्लीकेशन और उसके अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बरोबर लगाए हैं कि नहीं लगाए, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो आपने अपलोड किए या नहीं किए, कौन देखेगा? ऑफिसर एग्जामिन करेगा। ऑफिसर ने देखा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो वो क्या करेगा? आपको यहाँ विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा, जीएसटी आरईजी 06। वो आपको क्या ग्रांट कर देगा बेटा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी आरईजी 06 में यहाँ पे ग्रांट कर देगा। अब क्या हुआ यहाँ पे? इफ द सेम आर फाउंड नॉट इन ऑर्डर। अब आप ऑफिसर को लगा कि नहीं कुछ तो दिक्कत है, उसको आपके डॉक्यूमेंट्स बरोबर नहीं लगे या उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या करेगा वो? So proper officer issues notice electronically within 3 working days from the application date, thereby seeking clarification, information, document from the applicant. तो ऑफिसर को लगा कि नहीं यार अभी कुछ तो डॉक्यूमेंट्स नहीं करती, तो 3 दिन के अंदर वो आपसे मांगेगा। क्या मांगेगा आपसे? क्लैरिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, जो भी वो आपसे मांगेगा वो आपसे मांगेगा 3 दिन के अंदर अंदर। अब 3 दिन के अंदर अंदर ये मांगेगा। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे अमेंडमेंट है, किसके लिए? अब दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। Notice may be issued not later than 21 days from the application submission date in case where a person fails to undergo Aadhaar authentication or does not opt for Aadhaar authentication. अब कुछ लोग आए जिन्होंने क्या कहते हैं ऑप्ट कर लिया, वो ठीक है हमने देखा। कुछ लोग हैं जो नहीं किया, उन्होंने यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन उनको नहीं करना, या वो फेलियर हो गया, उन्होंने बोला था तो करना है बट उन्होंने नहीं किया, तो उनके केस में नोटिस की टाइम लिमिट क्या? 21 दिन के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 21 डेज, ऑफिसर क्या करेगा बेटा? उन्हें नोटिस इशू कर सकता है, नोटिस इशू कर सकता है। ये है अमेंडमेंट बेटा, ठीक है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन या फेलियर टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, ऑप्ट किया बट फेलियर टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, उनके केस में नोटिस की टाइम लिमिट क्या है? 21 डेज। 21 डेज के अंदर अंदर ऑफिसर यहाँ पे नोटिस इशू कर सकता है। अब इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन विद इन 7 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस, अब यहाँ पे नोटिस मिली उसके 7 डेज के अंदर अंदर, इनको इन एनी केस 7 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे क्या किया भाई? यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड यहाँ पे जो पर्सन है, एप्लीकेंट है, उसने क्या किया? इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिट करने थे 7 डेज में सबमिट कर दिया। ऑफिसर को लगा कि एकदम बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑफिसर क्या करेगा? ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन आरईजी 06 में। बट ऑफिसर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगा कि नहीं यार इसमें फिर भी डॉक्यूमेंट्स बरोबर नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो ये प्रोसीजर पहले भी थी बेटा, खाली अमेंडमेंट आया है एक ये पॉइंट 21 डेज वाला और एक
डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी इस केस में? इस केस में जब आप ऑप्ट कर रहे हो आधार अथेंटिकेशन। ये एक अमेंडमेंट आए हैं ये दो, ठीक है। और भी कुछ एक दो अमेंडमेंट है वो हम अभी यहाँ पे आगे पढ़ ही रहे हैं। ये एक्चुअली जो हमने चार्ट पढ़ा बेटा, दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट बेटा, यहाँ पे सारे आपके जो प्रोसीजर्स हैं और रूल्स हैं उन सबकी समरी है, ठीक है। नाउ इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, बेटा वो 3 दिन 21 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ने एक्शन नहीं लिया तो क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, ठीक है। सो इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन within 3 working days from the date of submission of application in case of successful Aadhaar authentication or exemption from applicability of Aadhaar authentication। भैया आपने सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन के यहाँ पे आपकी बात थी, सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो गया या आपको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में ऑफिसर ने 3 दिन में जो उसको लेना चाहिए था आपसे जो भी यहाँ पे एक्शन उसने नहीं लिया है तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी बेटा? डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। या 21 days from the date of submission of application where a person fails to undergo Aadhaar authentication or does not opt for the same। 21 दिन के अंदर अंदर भी उसने नोटिस इशू नहीं करी, एक्शन नहीं लिया तो उस केस में भी बेटा it will be deemed to be approved। or within 7 working days from the receipt of clarification information document furnished by applicant, एप्लीकेंट ने सारे क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है वो दे दिए, 7 दिन निकल गए, ऑफिसर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो इसका मतलब क्या है? आपकी एप्लीकेशन इज डीम्ड टू बी, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन डीम्ड टू बी अप्रूव मान ली जाएगी। However, where a person other than person notified under 25(6)(d) fails to undergo Aadhaar authentication as specified in sub rule 4A of rule 8 or does not opt for authentication of Aadhaar number। अब बेटा यहाँ पे कोई आपको एग्जेम्पशन नहीं था आधार ऑथेंटिकेशन के, बट आप फेल हो गए, आपने आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे या तो ऑप्ट नहीं किया या आप फेल हो गए, आपने बोला था कि आप करोगे बट आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैसा मिलेगा? ऑफिसर आएगा बेटा आपके यहाँ प्रेमाइसिस देखेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन। तो ऑफिसर क्या करेगा? फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का बेटा। सो रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द presence of the said person in the manner provided in Rule 25। Further, proper officer may to be reasons to be recorded in writing and with the approval of an officer not below the rank of joint commissioner in lieu of physical verification of place of business carry out verification of such document as he may deem fit। तो अगर बेटा ऑफिसर को यहाँ पे लगता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग और जॉइंट कमिश्नर एंड अबव उसको अप्रूव करता है तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये बेटा हमने ये जो पढ़ा अभी दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 चार्ट्स में और ये जो पॉइंट्स स्पेशल पॉइंटर्स स्पेशल नोट्स हमने पढ़े, दिस इज द समरी ऑफ जो भी पूरा प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, आपको कैसे पोर्टल पे जाना है, फिर आप क्या करोगे, ऑफिसर क्या करेगा, ऑल दीज थिंग्स ये हमने पढ़ी। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक रूल्स में अमेंडमेंट है मैं बता रही हूँ आपको, ये दिस विल बी अ रिपीटेशन, हमने ऑलरेडी चार्ट में पढ़ा है बट एक बार हम रूल बाय रूल देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपको समझ भी गया होगा बट फिर भी एक बार हम फटाफट रूल्स देख लेते हैं जिनमें अमेंडमेंट्स है। रूल 8 बेटा जो हमारा बताता था एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सो ये हमने देखा जैसे एवरी पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन उसे क्या क्या डिक्लेयर करना है? पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट किसमें? पार्ट ए ऑफ GST-REG 01। आफ्टर प्रॉपर वैलिडेशन रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड, एप्लीकेंट शैल यूज द रेफरेंस नंबर जो हमने TRN देखा एंड फाइल एप्लीकेशन ऑफ पार्ट बी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा पैन, मोबाइल, ईमेल आईडी क्या है बेटा? वैलिडेट होंगे और फिर उसके पार्ट बी फिल कर करके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बेटा शैल मेक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा ISD का रजिस्ट्रेशन सेपरेट होता है, उसके दूसरे यूनिट से उसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट उसे लेना पड़ता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शैल बी गिवन TRN नंबर बाय कॉमन पोर्टल फॉर मेकिंग, हमने देखा एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करने के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एक नंबर दिया जाएगा जिसे बोलते हैं हम TRN नंबर ही। अब जो अमेंडमेंट आया है रूल 8 में बेटा वो ये रहा, where an applicant other than a person notified under 6D of section 25 opts for authentication of Aadhaar number, he shall but while submitting the application with effect from 21st August undergo authentication of Aadhaar number and date of submission of application in such cases shall be beta what? Date of authentication of Aadhaar number or 15 days from the date of submission of application in पार्ट बी ऑफ GST-ROG 01 whichever is earlier, जो कि हमने देखा था अभी पार्ट 1 वाले हमारे डायग्राम में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है बेटा,
यहाँ पे आप एग्जाम नहीं हो 25(6)D के हिसाब से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो फिर उस केस में आपकी और आप ऑप्ट करते हो आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन व्हिचएवर इज अवेलेबल। 15 डेज क्यों, क्योंकि वो आधार ऑथेंटिकेशन की जो लिंक रहती है बेटा वो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कितने दिन वैलिड होती है, 15 दिन। ठीक है, तो ये था बेटा रूल नंबर 8 जिसमें अमेंडमेंट था। देन देखो बेटा जो 25(6)D बार बार जो आ रहा है वो क्या चीज थी, द प्रोविजन ऑफ 6A 6B to 6T shall not apply to person such class of person or any state or union territory as the government may on recommendation of the council specify, और इस नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ने नोटिफाइड दैट प्रोविजन ऑफ 6B to 6C जो आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of person other than the following person: individuals, authorized signatory of all type, managing and authorized partner, कर्ता और HUF। तो बेटा मतलब सिर्फ इनको ही आधार ऑथेंटिकेशन लगेगा। यहाँ क्या लिखा है, द प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, और टू अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग पर्सन, मतलब कि सिर्फ इन्हीं लोगों को बेटा आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस लगेंगे, इसके अलावा जो भी है उनको आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ऐसा 6D में लिखा है। ठीक है, सो ये हुआ। अब रूल नंबर 9, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। बेटा ये भी हमने सब देखे, वो 3 डेज 7 डेज वाली चीजें यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। प्रॉपर ऑफिसर नीड्स टू वेरीफाई विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ एप्लीकेशन। ऑफिसर को वेरीफाई करना होता है, आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, अब ऑफिसर भी तो कुछ करेगा, 3 दिन के अंदर अंदर उसने वेरीफाई करना है। If he needs clarification, he will issue a notice within a period of 3 working days and person needs to reply within 7 working days। तो उसको कुछ लगता है कि नहीं मुझे ये क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो 3 दिन में बताएगा, और जो एप्लीकेंट है उसने 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, उसका रिप्लाई करना है। If the proper officer is satisfied with reply, और ऑफिसर satisfied है रिप्लाई से, then he will issue registration within 7 working days और reject the application। और अगर ऑफिसर satisfied है बेटा तो वो क्या करेगा, वो इशू करेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 वर्किंग डेज में, या तो क्या कर देगा आपका, उसको नहीं satisfied तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। If the proper officer fails to take any action within a period of 3 working days from the date of submission of application or within 7 working days from the date of receipt of reply, the application of registration shall be deemed to have been approved। ये जो हमने पूरा चार्ट पे बेटा वहां पे पढ़े थे 3-7 days, वो वाली बात हो गई। For the purpose of this sub rule, clarification का मतलब क्या हुआ, it includes modification, correction of particulars declared in applicant of registration, सारी चीजें बेटा, other than पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डिक्लेयर्ड इन पार्ट ए, उसके अलावा कोई भी चीजें अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन एंड ऑल दैट कर रहे हो, तो सो मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स अदर देन दीज। नाउ अब बेटा यहाँ पे ये जो है ये सब क्या है, ये सब चीजों में अमेंडमेंट है, ये हमने ऑलरेडी समझा ऊपर कैसे चार्ट फॉर्म में, अभी देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर 6D fails to undergo Aadhaar authentication as specified in rule 8 or does not offer Aadhaar authentication, तो उसने कैसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा, it shall be granted only after physical verification of place of business in the presence of said person in the manner provided in rule 25। तो यहाँ पे उसका क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके प्लेस ऑफ बिजनेस का, और उसके बाद ही उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। Provided further that the officer may for the reasons to be recorded in writing and approval of what JC and above physical verification की जगह क्या कर सकता है, carry out verification of such document as it may deem fit। Provided that where a person other than notified under 6D fails to undergo Aadhaar authentication or does not offer Aadhaar authentication, the notice shall be issued not later than 21 days from the date of submission of application। तो बेटा ये सारा कुछ हमने कहाँ पे अभी अभी चार्ट में समझा था, तो 21 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकता है, ऑफिसर नोटिस इश्यू कर सकता है। और अगर यहाँ पे ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट बेटा 3 डेज या 21 डेज या 7 डेज, देन योर एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। ठीक है, ये रूल 9 में चेंजेस आए। और रूल 25 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। सो where a proper officer is satisfied that the physical verification of place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication or due to not opting Aadhaar authentication, so उस केस में क्या होगा बेटा, so देखो क्या हो रहा है आपका,
where a proper officer is satisfied that physical verification of place of business is required due to what? Failure of Aadhaar authentication. आधार authentication के failure के कारण आपका physical verification चाहिए, और या तो आपने opt नहीं किया आधार authentication, then before grant of registration, तो उस केस में physical verification before grant of registration. बाकी केसेस में अगर ऑफिसर को लगता है तो बेटा हाँ वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, बट पहले उसको रजिस्ट्रेशन आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दो, उसके बाद जाओ जाके देखो बिजनेस प्रीमाइसेस, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ आधार का बेटा बहुत ही दिक्कत होती है, फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने किया कि भाई इस केस में तो आप रजिस्ट्रेशन देने के पहले जाके फिजिकली वेरीफाई करें, ठीक है। तो आपका या तो फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन है या आप डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन है, तो उस केस में क्या होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और एनी अदर केसेस में बेटा or due to any other reason after grant of registration, he may get such verification of place of business in the presence of said person done, and verification की जो report है बेटा उसके साथ जो भी document photographs है shall be uploaded in किस form में? GST REG 30 on common portal within a period of what? 15 days working days from the date of such verification. तो verification जब भी ऑफिसर ने किया किसी भी केस में, वेरिफिकेशन के 15 दिन के अंदर अंदर उसने क्या करना है? वेरिफिकेशन रिपोर्ट और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है GST REG, ठीक है। तो ये रूल 25 है जिसमें कि ये चेंजेस है, तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सा चेंज है आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। हमने साथ साथ पूरे सेक्शंस और यहाँ पे पूरा जो रूल है वो रिवाइज कर लिया और जो पूरी प्रोसीजर है वो रिवाइज कर लिया। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर बेटा। अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन के थे वो हमारे होते हैं यहाँ पे, एंड थैंक यू फॉर